जो दर्शक मेरी चैनल को नियमित रूप से देख रहे हैं, उन्हें इस चेहरे के परिचय की आवश्यकता नहीं है। लेकिन संयोगवश जो पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए मुझे बताना पड़ेगा कि मैं इस समय कहाँ बैठा हूँ। आप जिन्हें देख रहे हैं, वे हैं देश के ख्यात भाषाविद, उत्कृष्ट अनुवादक, गहन मीमांसक, नाट्यशास्त्र के श्रेष्ठ रचनाकार, भगवान महावीर का बुनियादी चिंतन जैसी आधारभूत किताब के लेखक, रतलाम के गर्व पुरुष और मेरे कृपा पुरुष डॉक्टर जय कुमार जी जलज। जलज जी की उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई और अपनी उच्च शिक्षा के दरमियान इनका संपर्क हिंदी के किंवदंती व्यक्तित्वों से बना रहा। ऐसे ही एक हम सबका बहुत पहचाना नाम है महाप्राण निराला। उनसे जुड़े हुए कुछ संस्मरण जलज जी के पास हैं। आज हम उन संस्मरणों को जलज जी के मुंह से सुनने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विष्णु बैरागी और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे YouTube चैनल बैरागी की बातें। मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, साझा कीजिए और ये सब न भी करें तो कोई बात नहीं, कृपा करके ये जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि ये आज का जो जलज जी का संस्मरण आपको कैसा लगा। आपकी टिप्पणियों से मुझे आगे का रास्ता सूझेगा। सर, प्रणाम करता हूँ आपको। और जैसा कि आपसे एक दो बार पहले भी बात हुई है, निराला जी के साथ आपके बड़े रोचक संस्मरण हैं और ख़ास करके उनका कविता का ऋण वाला संस्मरण। यदि आप ठीक समझें तो कृपा करके आज हमें आपके इस कृपा प्रसाद से, आपकी कृपा वर्षा से हमें सराबोर कीजिए। देखिए बैरागी जी, 1951 में हाई स्कूल पास करने के बाद, चूँकि जहाँ मेरा जन्म हुआ था उस कस्बे में हाई स्कूल के आगे की पढ़ाई नहीं थी, मुझे या तो बाहर जाना चाहिए था या फिर सुविधा थी कि मैं प्राइवेटली इंटरमीडिएट कर लेता। मैंने दूसरा विकल्प चुना, प्राइवेटली इंटरमीडिएट किया। और उसके पीछे एक कारण यह था कि पैसा बचेगा परिवार का, तो मैं इलाहाबाद जाकर के बीए और एमए की पढ़ाई करूँगा। इलाहाबाद जाने के पीछे जो आकर्षण थे, उनमें एक बड़ा आकर्षण निराला के दर्शन करने का था। वो समय था जब इलाहाबाद केवल धार्मिक तीर्थ स्थान ही नहीं था, बल्कि साहित्य का भी तीर्थ स्थान था। यूनिवर्सिटी में राम कुमार वर्मा थे, फिराक गोरखपुरी थे, बच्चन थे, और शहर में महादेवी थी, पंत थे, निराला थे। मन के आकर्षण में बंधा हुआ इलाहाबाद के लिए रवाना हुआ। मेरे साथ ललितपुर के मेरे मित्र, अब जो स्वर्गीय हैं, कपूर चंद जैन थे, जो बड़े प्रसिद्ध एडवोकेट हुए। अब इलाहाबाद तक यात्रा करना बहुत कठिन था और हमारे जैसे लोगों के लिए तो ज़्यादा यात्राएं जिन्होंने जीवन में नहीं की थी, हिम्मत की बहुत ज़रूरत थी। रिजर्वेशन होता नहीं था। ललितपुर स्टेशन पर गाड़ियां थोड़ी देर के लिए रुकती थी, उतने में ही आपको चढ़ना पड़ता था गाड़ी में। फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास का टिकट खरीदने की हमारी औकात नहीं थी। अच्छी बात ये थी कि हमारे दोस्त थे बहुत से शहर के, वो आकर के हमको बिठाते थे। और होता ये था कि जो खिड़कियां होती थी ट्रेन की, उनमें उन दिनों वो रॉड्स नहीं लगे रहते थे। खिड़कियां खोल दीजिए तो पूरी खिड़की ऐसी खुली कि आप उससे कूद सकते हैं। सबसे पहले वो मेरा होल्डॉल फेंकते थे और होल्डॉल फेंकने के बाद वो मुझे उठा करके
फेंकते थे खिड़की से। अब यात्रियों का विरोध झेलता हुआ मैं पहुंच जाता था। फिर वो पेटी जिसमें किताबें और कपड़े वपड़े होते थे, वो पेटी आ जाती थी। गाड़ी झांसी पर बदलनी पड़ती थी। झांसी पर बदलने के बाद मानिकपुर पहुंचते थे और मानिकपुर पर फिर गाड़ी बदलनी पड़ती थी और इस तरह से यात्रा करके इलाहाबाद पहुंचा जाता था। मैंने इलाहाबाद पहुंचने के पहले 1952 के अंत में करीब निराला पर एक कविता लिखी थी। उसे साप्ताहिक हिंदुस्तान को भेज दिया था। सोचा ये कि वो प्रकाशित होकर के आ जाए, और प्रकाशित होने का जो विश्वास था वो इसलिए था कि उन दिनों अखबार स्वीकृति भेजते थे कि हम आपकी कविता प्रकाशित कर रहे हैं। तो वो स्वीकृति आ चुकी थी मेरे पास और मैंने सोचा वो प्रकाशित होते ही मैं निराला के दर्शन करने जाऊंगा। संयोग से तभी ललितपुर से मेरे एक अग्रज मित्र साहित्यकार हरि प्रसाद हरि आए, और जो लोग आते थे बाहर से उनकी दो इच्छाएं होती थी। एक इच्छा तो ये कि त्रिवेणी देख आए, और दूसरी इच्छा होती थी कि निराला के दर्शन कर लें। भाग्य से दोनों ही ये दर्शनीय व्यक्ति और नदी एक ही दिशा में थी। पहले दारागंज में निराला का घर पड़ता था और फिर आगे जाने के बाद त्रिवेणी और संगम हम लोग पहुंच सकते थे। मैंने उनसे पूछा, पहले त्रिवेणी चलें या निराला के दर्शन करने? बोले पहले निराला के दर्शन करने चलेंगे। अब निराला दारागंज में एक गली जाती थी, वहाँ लबे सड़क एक मकान था, कमरा था, उस कमरे में रहते थे। आपको बता दूं, एक तखत था, तखत पर ही बैठते थे, उसी पर सोते थे, और दर्शकों के लिए एक दरी बिछी रहती थी, पुरानी दरी। वो थोड़ी लोगों के आवागमन से गंदी भी होती रहती थी। बाहर जूते चप्पल उतार कर हम लोग निराला के सामने उनके पैर छूकर जा बैठे। निराला हिंदी में नहीं बोलते थे उन दिनों। निराला हिंदी में नहीं बोलते थे? हाँ, अरे, अंग्रेजी में बोलते थे। और ऐसा कदाचित इसलिए कि उनकी कोई ये जो ट्रेडिशनल शिक्षा है, हाई स्कूल, इंटर, बीए वगैरह की, ये नहीं हुई थी शायद। हो सकता है जीवन में कभी उनको इसके लिए लोगों के व्यंग्य सुनने पड़े हो। आज भी है ना, आज भी लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री अपनी डिग्री दिखाएं। बात उनके काम पर नहीं, उनकी डिग्री पर, पढ़ाई पर होती है। मैंने बहुत से पढ़े लिखे लोगों को बहुत नासमझ हालत में देखा है। पता नहीं इन लोगों ने देखा कि नहीं। तो जब आज ऐसा हो रहा है तो निराला के समय में तो ऐसा और भी ज़्यादा होता रहा होगा। तो उनको ये बताने के लिए कि हम ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अंग्रेजी में बोलते हैं, और बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते थे। उनके सामने अगर आप अंग्रेजी में जवाब दें और कोई आपका उच्चारण गलत हो जाए तो टोक देते थे। जी जी जी। और बात तो आपकी होगी बाद में होगी, पहले वो उच्चारण सही करवाते थे। जी जी। और जब तक सही नहीं हो जाता था तब तक वो छोड़ते नहीं थे। बात आगे नहीं बढ़ती थी। बात आगे नहीं बढ़ती। जी। तो बोलना पड़ता था, उच्चारण कोशिश करते थे।
क्योंकि हम लोग भी तो गांव से गए हुए थे और हम लोगों ने भी कोई बहुत अच्छे उच्चारण से अंग्रेजी बोलना सीखा नहीं था, बल्कि ये कहें कि अंग्रेजी बोलने की कोई आदत ही नहीं थी हमारे भीतर। तो अंग्रेजी में बोलते हम लोग, टूटी फूटी अंग्रेजी में जवाब देते, गलती होती तो डांटते, उसका उच्चारण सही करवाते, उसके बाद आगे बात चलती। मैंने सुन रखा था कि अगर निराला से आपको कुछ सुनना है उनके मुंह से, तो पहले अपना रचा हुआ सुनाइए उनको। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। तो फिर आपको कुछ नहीं कहना है, आपको ये नहीं कहना कि आप सुनाइए कविता, जी ऐसा कुछ नहीं कहना है, ना कोई अनुरोध करना है, आपको केवल अपनी कविता सुना देनी है। तो मैंने कहा, पंडित जी कहलाते थे जी जी और इस संबोधन को स्वीकार किया हुआ था उन्होंने। जी मैंने कहा पंडित जी, और मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा मैंने एक कविता लिखी है। जी अब रागी जी कविता के प्रति इतना समर्पण भाव उनमें था कि अगर आपने कह दिया मैंने कविता लिखी है, तो वो ये नहीं कहते थे मुझे नहीं सुनना। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। वो बिल्कुल स्वीकारात्मक ढंग से पेश आते थे जी 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 और कहते थे सुनाइए। मैंने कविता सुनाई। जी। ये कविता उन्हीं पर लिखी गई थी। वही जो साप्ताहिक हिंदुस्तान ने हाँ स्वीकार कर ली थी। हाँ, जी जी। और वो छप चुकी थी। ओह वो छप भी चुकी थी। हाँ, जी जी वो छप गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ी हिम्मत करके अब सुना दूंगा मैं उनको। जी 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 तो वो छप गई थी उसमें, और उसकी चर्चा भी हो रही थी वहाँ। पता उसमें शायद ललितपुर का दिया हुआ था, जी हाँ। क्योंकि ललितपुर से ही मैंने भेजी थी। और मैंने कविता सुनाई उनको, बहुत आश्चर्य से देखते हुए सुनते रहे वो। जी वो कविता थी, मैं दो पंक्तियां सुना अवश्य दूं अवश्य आपको। सर अवश्य सर। सचमुच बहुत निराला है व्यक्तित्व तुम्हारा, देह वज्र से और प्राण निर्मित पराग से। वाह। सचमुच बहुत निराला है व्यक्तित्व तुम्हारा, देह वज्र से और प्राण निर्मित पराग से। अब मैं कविता को छोड़ता हूँ। जी मेरी कविता सुनने के बाद उन्होंने कहा, मैंने भी एक कविता लिखी है और आपको तो हाथ जोड़ के कहना ही है कि सुनाइए। उन्होंने कविता सुनाई। अच्छा अच्छा। होता यह था कि उन्हें लगता था कि जब किसी ने उनको कविता सुनाई है, तो उसका ऋण उनके ऊपर चढ़ गया है। ओह हो ये भाव था उनका। हाँ, तो वो ऋण चुकाने के लिए अपनी कविता सुनाते क्या थे। बात है। वाह। और इतना बड़ा कवि कैसे बोलता था, जब हमने सुना चुके अपनी कविता, बोले हमने भी एक कविता लिखी है, जी आप सुनेंगे। मना करने की तो कोई बात ही नहीं थी। आपका तो इसी लक्ष्य वही था। यही, हाँ, इसीलिए तो सब ये आयोजन था। तो उन्होंने कविता सुनाई हमको। फिर बोले मेरी कविता के बारे में, जी यू हैव रिटन इट सक्सेसफुली एंड thoughtfully. Really, it's a good poem, and I have read it somewhere else also. अच्छा उन्होंने पढ़ चुके थे वो। हाँ, जी but such poems should not be written in praise of man, अच्छा। and I am an ordinary man. ओह हो। यहाँ तक तो ठीक था। जी बोले now please remove yourself.
हैं? रिमूव योरसेल्फ। आप कमरे से चले जाएं। हाँ, अब आप जाइए यहाँ से। अरे कुछ नहीं, बिना किसी लिहाज के वो उन्होंने कहा। मैं थोड़ा गेट आउट तो नहीं कहा, थोड़ा मुलायम शब्दों में कहा, नाउ प्लीज रिमूव योरसेल्फ, अरे और हम लोग बाहर निकल आए। अरे वाह सर, ये हम लोगों की उनसे बहुत बहुत पहली मुलाकात थी। अद्भुत अद्भुत सर, अद्भुत सर, वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का युग होता ना, या निराला के समय में भी जी अगर आपने कविता सुना दी होती ऐसे कवि को, जी, साधारण कवि को भी आपने उस पर लिखी कविता सुना दी होती, अरे सर वो तो तो, क्या स्वागत सत्कार होता। अरे आपकी खूब खातिर तवज्जो होती सर, खूब आवभगत होती आपकी। लेकिन इसका ठीक विपरीत उन्होंने कहा कि आपको लोगों को, किसी व्यक्ति के लिए ऐसी कविता नहीं लिखनी चाहिए, हाँ, और मैं तो बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ। हाँ, बहुत सचमुच में सर, हम लोग तो अब उस क्षण की कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं हाँ। कि उन्होंने किस मनोदशा में कहा होगा, और सुनने के बाद में आपकी क्या मनोदशा हुई होगी। उनको न किसी की तारीफ चाहिए होती थी, न किसी से कुछ उपहार चाहिए होता था, और जो उपहार लेकर के जाते थे उनका मन होता था तो स्वीकार करते थे, मन होता तो स्वीकार नहीं करते थे। आहा, हम लोग उनके लिए केले लेकर के गए जी थे, जी और जी, वही हैसियत थी हम लोगों के लिए जाने। पहले दर्जन से मिलते थे जी हाँ, केले। दर्जन की इकाई हुआ करती थी पहले। हाँ, तो एक दर्जन केले लेकर के, अच्छे केले थे, बड़े केले। बैरागी जी, उन्होंने वो केले में एक केला उठाया और पूरा खा लिया उन्होंने। क्या कह रहे हैं सर आप? हाँ, एक ही कौर में खा लिया, पूरा एक केला एक निवाले में? एक निवाले में। अच्छा, हम लोग सोच रहे थे हम लोग को देंगे, ये सब उनके मूड पे होता था, जी जी हम लोगों को नहीं दिया। हम लोग तो विद्यार्थी थे, हॉस्टल में रहते थे, खाने पीने की थोड़ी परेशानियाँ जी जी होती हैं। जी जी, हम लोग सोच रहे थे एक एक हम लोगों को भी देंगे, मगर ना हमको दिया, ना हमारे मित्र कपूरचंद को, ना हरि जी को। ये भी नहीं कहा कि ये आधे रख दो, आधे ले जाओ, कुछ नहीं कहा, और हम लोग चले आए वहाँ से। अरे वाह, फिर एक बार और गए हम, जी, तब मेरी पत्नी मेरे साथ थी, अच्छा अच्छा, और छोटी एक बच्ची थी हमारी, श्रद्धा, श्रद्धा, वो हमारे साथ थी। हम दोनों गए, हाँ, हम लोग दोनों और बच्ची, और उनका चबूतरा वो छोटा सा था, वो नीचे बना हुआ, उसमें पैर रखा, और श्रद्धा करीब 2 साल की होगी उस समय। इसने जो रोना शुरू किया उनको देख करके, वो इतना विशाल व्यक्तित्व था उनका जी जी जी, कि जो पहले से जानते हो वही उनके सामने ठहर सकते थे। तो उसको डर लगा उनसे, और जो उनकी बड़ी आंखें, दाढ़ी बड़ी हुई, अच्छा भरा हुआ चेहरा, सुंदर नासिका उनकी, और आवाज, उन्होंने नो नो डोंट एंटर, गो गो, और हम भीतर नहीं जा सके। ओहो, एंड उनको ये लगा कि ये बच्ची आएगी, रोएगी, परेशान होगी, जी हाँ जी, तो इन लोगों को भीतर ना आने, जी 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 जी, और कुछ नहीं था। सर आज आपने निहाल कर दिया। मुझे लगता है कि ये संस्मरण निराला का कविता के कर्ज वाले संदर्भ में तो शायद किसी के पास में नहीं होगा। तो यदि किसी के पास होगा भी तो उसने इस बात का महत्व अनुभव नहीं किया होगा। हमारे सारे दर्शक आपके बहुत आभारी हैं सर। ये जो संस्मरण है या सब बैठ के मेरी बातें हैं, आगे चल कर के इलाहाबाद से एक किताब प्रकाशित हुई, जी जी डॉक्टर राजकुमार शर्मा के संपादन में। जी, उसमें बड़ी प्रमुखता से इसको दिया हुआ है, आप ही का संस्मरण है वो? हमारा अच्छा संस्मरण। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, उसका निराला के चित्र हैं उसमें 2-3, जी जी, मगर वो किताब यहाँ उपलब्ध नहीं होती उपलब्ध है। नहीं है। चलिए, आप हमारे लिए जीवित किताब साबित हुए आज, और हमने वो संस्मरण पढ़ने के बजाय आपसे सुन लिया हम लोगों ने।
तो ये वैसे भी जमाना डिजिटल, आजकल तो किताबें बोलती हैं सर। सर बड़ी कृपा आपकी हम सब पर, हम बहुत बहुत उपकृत हुए। और मेरी ओर से, मेरी चैनल की ओर से और चैनल के तमाम दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी कृपा आपकी, बड़ी बहुत बहुत भाई, ईश्वर आपको पूर्ण स्वस्थ बनाए रखे, चिरायु बनाए और आपका कृपा प्रसाद हम लोगों को निरंतर मिलता रहे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।